मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ, क्योंकि रोहतक मेरा शहर है, मेरी नगरी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं सभी का स्वागत करूँ। बहुत साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था। इस धरती से, रोहतक की धरती से भी चौधरी रणबीर सिंह उस निर्मात्री सभा के सदस्य थे और मेरे को गौरव है कि मैं आज उनकी पुत्रवधू यहाँ इस मंच से भारत के बारे में बात करूँ। तो लेवल प्लेइंग फील्ड केवल फंड्स के मामले में, चंदे के मामले में नहीं खत्म हुई, निष्पक्षता के मामले में भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। सीबीआई, ईडी, किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मेरी एज ऐसी है, बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, पर फिर भी मैं देखती हूँ आजकल व्हाट्सएप पे मजाक बना हुआ, एक बड़ा गाना पॉपुलर हुआ है, ये ईडी क्या है, ये ईडी। आप मुझे यहाँ बहनें बैठी हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई 2-4 शायद मीडिया के साथी भी हों, किसी को याद आता है 10 साल पहले आपने ईडी का नाम सुना हो? सभी को नमस्कार। मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ। मैं अकेली तो नहीं, आप भी बोलिए, मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ। तभी तो इस अभियान को सफलता मिलेगी। यहाँ बैठी हुई हर महिला एक बार पूरे ज़ोर से बोले। इस हॉल की आवाज़, ये यहाँ बाहर से आए लोगों को नहीं पता, गांधी कैंप में स्थित है ये हॉल, तो पूरे गांधी कैंप में जानी चाहिए कि मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ। मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ। थैंक यू। ये अभियान चलाने के लिए जो ज्ञान विज्ञान समिति ने चलाया है, मैं उस समिति को बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि ये अभियान आगे भी ऐसे ही चलता रहे, फंड की कमी से बंद ना हो, हर प्रांत, हर जिले में पहुँचे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और मैं पढ़ रही थी, देख रही थी कि यहाँ बहुत ही चुनिंदा जो महिलाएं जो सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, सभी आई हुई हैं और अपने अपने विचार रखेंगी। हो सकता है यहाँ बैठी हुई बहुत सी महिलाएं उनको ना जानती हों, तो मैं एक बात उनसे कहना चाहती हूँ कि उन सभी ने बहुत साल मेहनत की है हर इशू को उठाने में, और महिलाओं के लिए और देश के और समाज के हित के लिए जो भी कोई समस्या आई उसको पुरजोर तरीके से उठाने में उनका बहुत योगदान रहा है। मैं नाम ना लेते हुए सभी का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि रोहतक मेरा शहर है, मेरी नगरी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं सभी का स्वागत करूं और धन्यवाद करूं कि आप लोग यहाँ आज आए। भारत की बात चल रही है। बहुत साल की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था और आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना हो गई थी, संविधान निर्मात्री सभा, जिसमें उस समय 232 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और बहुत से उस समय के महान स्वतंत्रता सेनानी और बहुत से जो भी विचारक थे, उन सभी को उसमें स्थान मिला था। मुझे लगता है कि मैं ज़रूर ये नमन करूं कि इस धरती से, रोहतक की धरती से भी चौधरी रणबीर सिंह उस निर्मात्री सभा के सदस्य थे और मेरे को गौरव है कि मैं आज उनकी पुत्रवधू यहाँ इस मंच से भारत के बारे में बात कर रही हूँ। 2.5 साल की डेलिब्रेशंस, बहस, विचार विमर्श के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ था। कोई छोटी बात नहीं है। हर व्यक्ति ने वहाँ अपनी आज़ादी के साथ अभिव्यक्ति दी, हर विषय पे बहस हुई, तब जाके वो संविधान बना। और उसके बाद आने वाली सरकारों ने अपनी समझ के हिसाब से, उस संविधान के हिसाब से इस देश को चलाने की कोशिश भी की। जब ये देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ ये कह के छोड़ के गए थे, अंग्रेज़ों के साथ साथ बहुत से पश्चिमी देश, क्या सांप सपेरों का देश है, गोबर उपले का देश है, गाय वाला देश है, ये कैसे सरवाइव करेगा? छोटे छोटे नवाब और राजा अलग अलग राज करते हैं, ये देश नहीं चलेगा। मेरा नमन अपने उन सभी पूर्वजों को जिन्होंने ना केवल इस भारत को मजबूत बनाया, लेकिन ऐसी प्रजातांत्रिक प्रणाली दी कि ये देश आज तक मजबूती से चल रहा है। और केवल प्रजातंत्र की सौगात ही नहीं दी, अमेरिका के साथ साथ तकरीबन उसके बराबर की पायदान पे आके खड़ा हो गया था हमारा भारत। लेकिन पिछले 10 साल में
हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहुत गहरा आघात लगा है। पहले की सरकारों में भी जब भी कभी कोई अभिव्यक्ति की बात आई तो सारा सोशल एक्टिविस्ट समाज खड़ा हुआ कि नहीं, विचारों की, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अब तो हालात ये हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। मैं कितने ही लोगों से मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि हम परेशान तो हैं लेकिन हम बाहर जाके कह नहीं सकते क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। कितने दुर्भाग्य की बात है। एक देश जो आज़ाद हो गया और अपने आप को कहता है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। पहले दशक में एक वैज्ञानिक सोच को आगे लेके चला गया था। उस सरकार ने बहुत वैज्ञानिक सोच के साथ, चाहे वो स्थापना IITs की हो, इसरो की हो, एटॉमिक इंस्टीट्यूट, भाभा एटॉमिक इंस्टीट्यूट हो, IIMs हो, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, किसान के लिए इरिगेशन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पटरी लाइन बिछाई थी कि ताकि हमारा देश प्रोग्रेसिव कहलाए, और कहलाने भी लगा था। आज दुनिया में IT सेक्टर में हर जगह अच्छी पोस्ट पे इंडियंस बैठे हुए हैं। ये इस देश के लिए गौरव की बात है और इस देश के पूर्वजों ने जो एक नींव रखी थी, ये उसी का रिजल्ट है। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, वापस से हमारे देश के नेता ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। वो किसी प्रोग्रेसिव बात पे वोट नहीं मांगते आपसे। वो ये नहीं कहते कि हम आपका विकास करेंगे, वो ये नहीं कहते हम देश के विकास के लिए कोई संस्थान बनाएंगे। वो आपसे बात करते हैं नफरत की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज भी अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखी जाए तो वर्ल्ड में 3rd या 4th नंबर पे मुस्लिम्स जो हैं हमारे देश में हैं। ऐसे देश में एक राजनीतिक पार्टी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती। दिस इज कॉल्ड इनविजिबिलाइजेशन, अदृश्य कर देना। एक तिहाई पॉपुलेशन को आप अदृश्य करना चाहते हैं नफरत फैलाकर। जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ, हर मुसलमान को पाकिस्तान में जाने का हक था, लेकिन जो नहीं गए, क्यों नहीं गए? उन्होंने उस दिन इस देश को अपना देश मान लिया था। और तब भारतीयों ने भी उन्हें गले लगाकर एक समरसता का समाज रचने की कोशिश की थी। बीच में ऐसे वक्त आए कि जब उन्हें अलग करने की कोशिश की गई, अलगाववादी संगठन आए, टेररिज्म आया, सब कुछ आया, लेकिन हमारा ताना बाना कभी खराब नहीं हुआ। पिछले 10 साल में जो ताना बाना खराब हुआ है, ये देश को विघटन की तरफ, विनाश की तरफ लेके जाएगा अगर हमने समय रहते इसको नहीं सुधारा। कितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका आज कोई औचित्य ही नहीं रह गया। एक इलेक्शन कमीशन, किसी भी प्रजातंत्र की बेसलाइन होती है चुनाव कैसे कराए जाए, निष्पक्ष चुनाव हो। मैं इस बात में नहीं जाऊंगी क्योंकि अंजलि जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो ख़त्म कर ही दी। एक इलेक्शन कमीशन का काम होता था कि इलेक्शन को निष्पक्षता से चलाए। आज इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए जो कमेटी थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। केवल और केवल एक पार्टी के सदस्य बैठेंगे, अपनी मर्जी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, बाकी इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड केवल फंड्स के मामले में, चंदे के मामले में नहीं खत्म हुई, निष्पक्षता के मामले में भी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। CBI, ED, किसी की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, मेरी एज ऐसी है, बहुत ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, पर फिर भी मैं देखती हूँ आजकल व्हाट्सएप पे मजाक बना हुआ, एक बड़ा गाना पॉपुलर हुआ है, ये ED क्या है, ये ED। आप मुझे यहाँ बहनें बैठी हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई 2-4 शायद मीडिया के साथी भी हों, किसी को याद आता है 10 साल पहले आपने ED का नाम सुना हो? आज ये ED का जिन्न कहाँ से निकल के आया कि दिन और रात हर ऑपोजिशन लीडर के पीछे ED है। और उन वाली बात, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के पीछे ED है। चंदा दो, छूट जाओ, ऑपोजिशन वाले BJP ज्वाइन कराओ, वॉशिंग पाउडर निरमा, सब केस खत्म। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। कितने ही पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिन पे करोड़ों के केस थे, CBI के और ED के, BJP ज्वाइन करने के 2 या 3 महीने के अंदर वो खत्म कर दिए गए। ये आज का भारत है। ये कल्पना हमने नहीं की थी। ये देश आज़ाद हुआ, हम एक उन्नत
वैज्ञानिक सोच रखने वाला प्रोग्रेसिव भारत चाहते थे। हम ऐसा भारत नहीं चाहते थे जहां गरीब और अमीर में इतना अंतर हो। अंजलि ने बताया सिर्फ 9 घरानों में सारी संपत्ति है, बाकी सब गरीबी रेखा के नीचे हैं। और फिर उनको क्या कहा जाता है, हम आपको 5 किलो अनाज दे तो रहे हैं, पेट भरो और चुप हो जाओ। हम भिखारी नहीं बनना चाहते, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़े हों। हम ऐसा समाज चाहते हैं जहां हर परिवार स्वावलंबी हो, इनके दिए किसी भी सरकार के दिए 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित ना हो। वो 5 किलो, चलिए वो जितना भी देते हैं, उनका मतलब ये है कि गरीब परिवार को तो भिखारी, हाथ में कटोरा देके भिखारी बना के छोड़ दो और अमीरों को अमीर करते जाओ, सारी दौलत उनके हाथ में दे दो। इस भारत की कल्पना हमने नहीं की थी। हम ऐसा भारत चाहते थे जहां सबको बराबर अवसर मिले, जहां बराबरी हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, काम करने की स्वतंत्रता हो, अपने धर्म को अपने तरीके से निभाने की स्वतंत्रता हो। ऐसे भारत की कल्पना हम करते हैं और आगे भी यही हम चाहते हैं। पॉलिटिकल मंच नहीं होते हुए ये मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 10 साल में जो गिरावट भारत में आई है, चाहे वो प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ हैं, चाहे वो बराबरी की वैल्यूज़ हैं, चाहे इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर है, वो इतनी ज़्यादा है कि पिछले 60 साल में इतनी नहीं आई थी। कमियां हर सरकार में रही होंगी, लेकिन जो अब शब्द अजीब है, लेकिन आज जो नंगापन हो रहा है, वैल्यूज़ को जो बिल्कुल किनारे रख के खुले तौर पे तार तार किया जा रहा है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। जुडिशरी, आप जुडिशरी से कितनी उम्मीद करेंगे? आपको पता है कितनी वैकेंसीज हैं? जजेस की सीट नहीं भरी जाती, केसेस 15-15 साल पेंडिंग रहते हैं। कहाँ से मिलेगा न्याय? आप न्याय की उम्मीद मत कीजिए। कितने ही डाटा उठा के देखिए, पिछले 10 सालों में कितने स्कूल कॉलेजेस बंद हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस की फीस कितनी बढ़ाई गई है, कितने परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द फीस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, IITs एंड IIMs। इसका सीधा एक ही मकसद है, गरीब का बच्चा ना पढ़े, अमीर का बच्चा पढ़े। जब ये सरकारी संस्थान बने थे, यहाँ फीस ऐसे रखी गई थी कि हर परिवार अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना देखता था। लेकिन पिछले 10 सालों में धीरे धीरे बराबर फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे कि हमारा गरीब का बच्चा आज पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे संकेत होते हैं कि कैसे धीरे धीरे एक वर्ग को बिल्कुल पीछे किया जा रहा है, दूसरे वर्ग को ऊपर किया जा रहा है। आज वक्त है कि अगर हमने भी आवाज़ नहीं उठाई, अगर हम सब संगठित होकर आवाज़ नहीं उठाई, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और इसमें मेरा मानना ये है कि हम महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जब महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं ना, दुनिया पलट सकती हैं। मैं अक्सर कहीं जाती थी तो मेरा इंट्रोडक्शन ये दिया जाता है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी है। तो मैं कई बार अपने एंकर से पूछती थी जो स्टेज कंडक्ट करते थे, मैंने कहा मैं पीछे नहीं हूँ, मैं साथ में हूँ, मैं आगे भी नहीं जाना चाहती, पर साथ में तो रखो मुझे, मैं उस सफल पुरुष के साथ खड़ी हूँ। तो हमें आज साथ खड़े होना पड़ेगा, इस लड़ाई में हमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। महिलाओं के अत्याचार की अगर आप बात कहो, इतना ज़्यादा फर्क है। जैसे गरीबी अमीरी की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो इस देश ने इंदिरा गांधी दी, एक तरफ इस देश ने कल्पना चावला बनाई, और दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी घर से बाहर निकल के अपनी मर्जी से एक काम नहीं कर सकती। वहाँ भी इतनी ही डिस्पैरिटी है, इतना ही भेदभाव है। हमारे खुद के इंडिया में 2 वर्ग बन गए। एक तरफ हमारे जैसी महिलाएं हैं जो आज हम स्टेज पे खड़ी होकर बोल रही हैं और आपको कह रही हैं आगे आओ, दूसरी तरफ वो महिलाएं भी हैं जो घर से निकल के यहाँ आके ये भाषण भी नहीं सुन सकती। इसको भी दूर करना पड़ेगा, और इसको दूर करने का एक ही साधन था महिलाओं के पास, शिक्षा। और उस शिक्षा को ये आज की सरकार उस शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है। तो हमें सबको एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जैसे कि क्योंकि ये मौका बहुत ज़रूरी है ये बातें कहने का, क्योंकि आने वाले 2 महीने के अंदर
चुनाव भी चल रहे हैं। आपके पास एक अधिकार है, बहुत सोच समझ के अपनी वोट डालिएगा। अपने एरिया में आप देखिए ठीक इंसान हो, ठीक व्यक्ति हो, ठीक पार्टी हो, वही अपनी वोट डालिएगा। ये एक छोटी सी शुरुआत होती है। किसी छोटे बात में आके अपनी इधर उधर मत हो जाना। अब मैं ये समझती हूँ कि जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं, राज बदलती हैं, तख्त तो ताज बदलते हैं। आपको आज यहाँ ये प्रण लेके जाना होगा कि जो बातें आप सुन रहे हैं वो इस हॉल में ना रहें, वो इस हॉल से बाहर जाएं। आज रूलिंग पार्टी के पास क्योंकि पैसा बहुत है, हर चीज़ प्रचार तंत्र पे, कम्युनिकेशन पे पूरा कब्जा है। लेट इट बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेट इट बी सोशल मीडिया, अखबार, टीवी, हर चीज़ पे उनका ज़्यादा कब्जा है। किसी दूसरी आवाज़ को वहाँ दिखाया नहीं जाता। एक ज़माना था जब टीवी तो थे ही नहीं, सोशल मीडिया था ही नहीं, बातें तो तब भी फैलती थी ना। आप बनिए ना हमारे टीवी चैनल्स, यहाँ से निकलिए, जो बातें यहाँ सुन के जा रहे हैं आप अपने सर्कल में, अपनी जगह सबको बताइए और उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि ऐसा हो रहा है, कोई अनजान ना रह जाए कि जो अन्याय आज हो रहा है। और इस बात का प्रचार आप करेंगे तो हम भारत को बदलेंगे, इंडिया को बदलेंगे। हम वो भारत बनाएंगे जो हमारे संविधान बनाने वालों ने जिसकी एक परिकल्पना करी थी, जहाँ सभी बराबरी के हक से रह सकेंगे, आज़ादी से गा सकेंगे, बोल सकेंगे, खुशी में नाच सकेंगे, सभी को बराबर रोज़गार का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए समय दिया। और मनीषा जी, मैंने टाइम एक्सीड नहीं किया। थैंक यू।